मेरी बाईं तरफ है सुमित, मेरी दाईं तरफ है अमित। शॉल से मुझे याद आ गया, ममता जी के पास है वो। हाँ, वो सुप्रीम ममता कोर्ट तक चली गई। सोशल मीडिया पे एआई के जरिए ऐसी तस्वीरें बना के डाल दी गई जिसमें वो रोब दिखाई दे रहा था कि वो सीढ़ी चढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट की। वो एक जवाब देते वो विरोध करती, वो आधा लाइन बोलते वो विरोध करती। उनको अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई और उसके बाद वो उठी, मेज पर हाथ पटका और बोली मैं जा रही हूँ। सुबह तक में कोई हलचल नहीं थी मीडिया में, लेकिन वो बंग भवन पहुंची और पुलिस को, दिल्ली पुलिस ऐसा कर रही। उस दिन पहले दिन थोड़ी स्पार्क शुरू हुई कि नहीं, ममता जी पहुंच गई। ये तमाम चर्चाओं के बीच शाम के वक्त ये तस्वीर आई और ये बताया गया ये आईपैक के द्वारा जारी की गई थी। सांसद आपस में एक दूसरे को ये साझा कर रहे थे, रिपोर्टर्स को भेजा जा रहा था व्हाट्सएप पर। वो कम से कम ये मैसेज देना चाहती थी कि वहाँ की जनता की लड़ाई के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। एक बार फिर से लेके आई हूं रिपोर्टर्स अनकट और उन रिपोर्टर्स को भी जो टाइम्स नाउ नव भारत पर आपके लिए सच्ची और फैक्ट की पड़ताल करने के बाद खबरें लेकर के आते हैं। यह प्लेटफॉर्म है उन रिपोर्टर्स का जो कि बताते हैं कि जब वो फील्ड में थे तो किसी घटना को लेकर के उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, क्या समझा और खबरों के पीछे उन्होंने क्या महसूस किया। तो ये सब बातचीत हम करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर और आज मेरे साथ एक बार फिर से वो तमाम हमारे साथी जुड़ गए हैं जिनका मैं बारी बारी से आपको परिचय करा देते हूँ। मेरी बाईं तरफ है सुमित अवस्थी जी। इनको आप जानते हैं, देश के नामी गिरामी एंकर हैं और टाइम्स नाउ नव भारत पर रोजाना शाम 7 बजे चक्र व्यू लेकर आते हैं। तो इस कार्यक्रम को देखना मत भूलिएगा। मेरी दाईं तरफ है अमित टाइम्स नाउ नव भारत के नेशनल एडिटर हैं और जो ये देश भर के जो हमारे रिपोर्टर हैं वो कौन सी खबर कहाँ से देंगे, किस तरह से देंगे, ये तमाम व्यवस्था अमित देखते हैं हमारे चैनल के लिए। अमित की दाईं तरफ है गौरव श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बातें हों जो आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देखते हैं, जब भी कोर्ट में कोई बड़ी खबर होती है तो गौरव सीधा वहाँ से जुड़ते हैं हमारे साथ और आप तक सारी इंफॉर्मेशंस वो पहुँचाते हैं। सुमित जी की बाईं तरफ है रंजीता झा जो कि कांग्रेस से जुड़ी खबरें और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें टाइम्स नाउ नव भारत पर लेके आती हैं। तो हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सुमित जी, मैं सबसे पहले ब्रजा जी का और उनके तमाम साथियों का जो कि हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए कैमरा जुटाते हैं, लाइट जुटाते हैं, उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हंस क्यों रहे सुमित जी? ब्रजा है नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं है। ब्रजा तक पहुंचा दीजिएगा आप लोग। व्यूज बढ़ेंगे इसी से, हमारे ब्रजा भी ऑन करके हम ब्रजा जी को भी ले आएंगे ना किसी दिन। आपने जैसे ही बोला ना तो मैंने देखा कि ब्रजा कहाँ है, मैं कहा कहीं छुपा तो कहीं कोने तो नहीं बैठे। मेरे पास एक काले रंग की एक शॉल थी, पता नहीं कहाँ गिर गई जब मैं यहाँ आ रही थी। तो शॉल से मुझे याद आ गया, ममता जी के पास है वो। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। नहीं, मेरी शॉल तो ममता दीदी के पास नहीं होगी, मुझे पता है। ममता जी तो गौरव, वो काले रंग का शॉल वो क्या था? ममता दीदी को मैंने देखा कि चुनाव आयोग गई तो भी काले रंग का शॉल, और सुप्रीम कोर्ट में की एक तस्वीर आई है कि वो जिरह कर रही हैं जो बड़े वकीलों के साथ। वो शॉल का किस्सा क्या है? आप कल सुप्रीम कोर्ट में भी थे और परसों चुनाव आयोग में भी थे। ममता दीदी आई दिल्ली में दंगल करने के लिए और काले रंग की शॉल उनकी बड़ी चर्चा में आ गई। तो जरा किस्सा बताइए वो। देखिए, क्या आप हम सब देखते हैं कि जब वकील जो हैं, जो कि एडवोकेट हैं, जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो एक ब्लैक रोब भी पहनते हैं अपने जो उनका अटायर होता है ब्लैक जैकेट के साथ। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये था कि जब उन्होंने ममता को दूर से देखा या किसी ने वो तस्वीर देखी उस सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग की, तो लगा शायद ब्लैक रोब पहना होगा, क्योंकि ममता दीदी जो हैं वो 2003 तक जो हैं वकालत करती रही हैं और वो लॉ ग्रेजुएट हैं। लेकिन बाकी लोगों की तरह उनके पास जो है वो संभवतः जो है वो सर्टिफिकेट नहीं है इस वक्त प्रैक्टिस करने का। इस वजह से जो है ममता बनर्जी ने जो याचिका डाली भी थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर उन्होंने कुछ सीनियर एडवोकेट्स भी इंगेज किए थे। लेकिन वो जो काला शॉल है, वो जो काला कपड़ा है, किसी ने स्टोल समझा, किसी ने शॉल समझा, किसी ने रॉब समझा, वो बहुत चर्चा का विषय रहा। और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में जब वो गई, इलेक्शन कमीशन से निकलकर जब उन्होंने बाहर रोड के किनारे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस की और उसके अगले दिन उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो वेस्ट बंगाल गेस्ट हाउस में की और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तीनों जगह पर उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर वो काले रंग का जो शॉल है और जो विरोध के तौर पर जिसे कहा जाए हो सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट वो मंच नहीं है कम से कम कि जहां पर राजनीतिक संदेश जो है वो देने की कोशिश की जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने चुना और वहां तक वो पहुंची और वो काला शॉल पहन के पहुंची, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक निर्धारित ड्रेस है जिसको पहन कर आना होता है। जो सामान्य वकील हैं उनकी अपनी एक ड्रेस है और उनका एक रोब का तरीका, और जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जो डेजिग्नेट होते हैं उनके भी जो कपड़े हैं वो निर्धारित हैं कि वो क्या पहनेंगे और वही पहनकर आपको उसी डेकोरम में आना होता है। खैर, ममता बनर्जी पहुंची और वो चर्चा का विषय जो है वो पूरे वक्त बना रहा। जिन लोगों ने, मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने दूर से झलक देखी, कोई लॉबी में खड़ा था, कोई बालकनी में, उनको लगा कि शायद रोब पहन के आई होंगी। किसी ने कहा कि वो वकील रही हैं तो शायद वो आज खुद जिरा करेंगी। तो ये उनके खुद जिरा करने के और उनके वकील होने को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा को बनी रही। ये जो गौरव कह रहे हैं ना, ये तो उन्होंने खुद आंखों से देखा तो बड़ा अच्छे से बता दे रहे हैं। वो कोर्ट पहुंची भी नहीं थी। कल सुबह से सोशल मीडिया पे एआई के जरिए ऐसी तस्वीरें बना के डाल दी गई जिसमें वो रोब दिखाई दे रहा था कि वो सीढ़ी चढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट की, और कोई महिला है जो बैक पीछे से ममता बनर्जी दिख रही है। तो उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ममता बनर्जी खुद जाके अपना मुकदमा लड़ने वाली है। हाँ, ये चीज चल रही थी, ये चर्चा भी जानबूझकर, जो क्योंकि अभी पार्लियामेंट चल रहा है तो टीएमसी के सांसदों से हमारी मुलाकात होती है। जब ये तमाम बातें चल रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ममता आएंगी, क्योंकि उससे पहले ये कहा जा रहा था कि वो पार्लियामेंट आ सकती है, पार्लियामेंट में वो सेंट्रल हॉल में जाएंगी, अपने सांसदों से या इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं से वो मुलाकात करेंगी। ये तमाम चर्चाओं के बीच शाम के वक्त ये तस्वीर आई और ये बताया गया ये आईपैक के द्वारा जारी की गई थी और ये जानबूझकर एआई वाली तस्वीर। जी बिल्कुल बिल्कुल, सांसद आपस में एक दूसरे को ये साझा कर रहे थे, रिपोर्टर्स को भेजा जा रहा था व्हाट्सएप पर, अलग अलग ग्रुप में इसे वायरल किया जा रहा था और ये पूरी जो तामझाम कहें या पूरी रणनीति जो थी वो आईपैक के द्वारा की गई थी और ये जानबूझकर की गई ये रणनीति टीएमसी की मुझे लगता है कि ये पूरी रणनीति में जो ऑब्वियसली जब वो आई थी तब एक प्लान करके आई थी। आपको याद हो कि पहले दिन जब आई और इसके बाद जब सेकंड डे सुबह तक में कोई हलचल नहीं थी मीडिया में, लेकिन वो बंग भवन पहुंची और पुलिस को, दिल्ली पुलिस ऐसा कर रही, उस दिन पहले दिन थोड़ी स्पार्क शुरू हुई कि नहीं ममता जी पहुंच गई है। दीदी का कि ममता दीदी पहुंचे और कुछ थोड़ा शोर शराबा ना हो तो वो होता नहीं है, तो एक उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे 3 दिन में जो कोर्ट का जो मामला था, जो उनको मैसेज देना था, देखिए उनको पता था कि यहाँ पे हम कोई जीरा जीतने नहीं आ रही है, ना वो हारने आ रही है, उनको भी उसके नतीजे से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उनको था कि उस मंच का इस्तेमाल कैसे करना है। और मुझे लगता है कि पूरे अभी अपोजिशन के नेताओं में एक इकलौती ममता बनर्जी हैं जिनको पता है कि जैसे बोलते हैं ना कि भाजपा हर मंच को इस्तेमाल करती है, उनको पता है कि हर वक्त किस तरह से किसका, और इसीलिए वहां पर जाकर कोई कानूनी बातें नहीं की, वो सीधे पॉलिटिकल बात की, जो वो मंच पे करती है या भाषण देती है वही बातें की कि कैसे क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह से दिक्कत हो रही। तो एक तरह से वो जो करने आई थी वो गोल सेट करके एक कम से कम मैसेजिंग जो मकसद था वो देने में सफल। लेकिन एक चीज जो हम लोग भूल रहे हैं कि ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाना और एसआईआर के मुद्दे पर वही बातें दोहराना जो हर मंच पे कह रही हैं वो तो याद रहा, लेकिन उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत हलचल हो रही थी। उससे एक दिन पहले ईडी की रेड के खिलाफ जो आईपैक का पूरा मामला हुआ उस पर एक मैटर लगा था जो कि एडजर्न हो गया। चर्चा ये थी कि ममता बनर्जी उसके लिए भी आ सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने ना आना चुना। चूंकि वो आती तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की वो सुनवाई उनकी दिशा में न जाकर विपरीत दिशा में जाती कि क्या बतौर मुख्यमंत्री जांच के बीच में जाकर उन्होंने सही किया, इसलिए ईडी के मामले में वो नहीं गई। और एक चीज और, उनके जो सिक्योरिटी वाले मामले में तो वो एक तरीके से आरोपी भी है, आरोपी हैं एक तरीके की तरफ से कि आप कामकाज में दखल देने पहुंच गई थी जब छापा पड़ रहा था। और वो तमाम जो ऑफिसर्स हैं ईडी के, उन्होंने बाकायदा व्यक्तिगत तौर पर याचिका लगाई है और कहा है कि उनके काम में दखल दिया गया, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, उन्हें धमकियां दी गई, फाइल ले गई, डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई। वो जो ग्रीन फाइल कितनी चर्चा, हालांकि खुशकिस्मती रही कि खुद जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस वक्त एडजर्नमेंट मांग लिया, क्योंकि कुछ एफिडेविट जो है वो देर रात फाइल हुए थे जिनका जवाब दिया जाना था, पढ़ा जाना था। लेकिन उस दिन भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो पूरे इलाके को छानते रहे। और मैं आपको बता दूं, बहुत स्ट्रेटेजिकली ये तय किया गया कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के किस गेट से आएंगी। सुप्रीम कोर्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप देखें तो उसके तमाम गेट हैं ABCD, लेकिन एक ऐसा रूट जहां से गाड़ी सीधा जो है वो चीफ जस्टिस के कोर्ट के पास तक जाए, जहां पर सॉलिसिटर जनरल या तमाम जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ी जाती है। तो उन्होंने अपने को कैमरे में बनाए रखा, वो गेट C से एंटर की और सीधा उनकी गाड़ी 2
सिक्योरिटी गेट को पार करते हुए इंटर गेट तक पहुंची जहां से बाकी लोग जाते हैं, तो वो पूरे समय मीडिया की नज़र में बनी रही और उन्होंने चुना वो रास्ता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय दिखे। तो बहुत सोचा समझा वहाँ पर उनका सब कुछ था। रिपोर्टर्स अनकट जो ये कार्यक्रम है उसका फ़ायदा यही है कि गौरव जिस तरह से आपको विस्तार से बता रहे हैं कि किस गेट से गई, कैसे मीडिया का ध्यान उन्होंने खींचा, ये आपको किसी भी चैनल पर इस तरह से कोई रिपोर्टर शायद आपको जानकारी देता ना मिले। उसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा गौरव, क्योंकि उनका भी थ्रेट परसेप्शन वही है ममता बनर्जी का जो चीफ जस्टिस का है। तो जो चीफ जस्टिस गेट यूज़ कर रहे होंगे वही दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ने मेरे ख्याल से इंतजाम किए होंगे ताकि ममता बनर्जी को, कैमरे तो ठीक है, कैमरे तो अगर आप नहीं भी बोलो तो उनके पास अपने कैमरे इतने होते हैं, अपने आजकल हर एक के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो आना ही आना है। तो आई डोंट नो यू नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। जजेस के लिए एंट्री का गेट बिल्कुल अलग है, वो तिलक मार्ग पर एक गेट स्पेसिफिकली रखा गया है और जब भी कोई जजेज आते हैं और जाते हैं उनके लिए रास्ते को थोड़ी देर रोका जाता है और उनकी अपनी एक सीरीज़ की गाड़ियां हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नंबर प्लेट आप पहचान सकते हैं, SC 001, SC 002, उनका एंट्री गेट अलग है। ममता बनर्जी के लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है, चूंकि वो Z+ प्रोटेक्टी हैं, तो उनके थ्रेट परसेप्शन को जानते हुए जाहिर तौर पर उनकी गाड़ी को बाकी लॉ ऑफिसर जैसे सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या AG या तमाम लोग जो आते हैं उनके लिए जो गेट इस्तेमाल सीधे गाड़ी की एंट्री दी जाती है उनको दी गए। लेकिन बहुत सारे दिलचस्प वाक़े रहे, क्योंकि आप देखिए ममता बनर्जी वकील हैं और उनके साथ बड़े वकील थे, उनको पता था कि उनका मैटर जो है वो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, लेकिन वो 10:13 में सुप्रीम कोर्ट एंटर कर गई थी और उनका मामला सुनवाई के लिए 1:45 बजे आया। तो इस दौरान ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में विजिटर का जो हिस्सा है, विजिटर जहाँ बैठते हैं उसके सबसे आखिरी लाइन में बैठी हुई थी और उस दौरान वो लोगों से मिलती रहीं, चाय भी पीने गई। और एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है जो मेरी नज़रों में कैद है कि मुकुल रोहतगी जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं अभी अगर देखा जाए भारतीय इस कानून व्यवस्था में, वो जब अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे तो वो बहुत सारे मामलों में ममता बनर्जी के खिलाफ भी रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं, वो AG रहे सरकार के। ममता बनर्जी जब पहुंची और उन्होंने जब उनसे हैंडशेक किया तो ममता बनर्जी ने उनका हाथ लेकर अपने माथे पर रख लिया। तो ममता बनर्जी बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार वहां पर कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया और ममता बनर्जी का जो एक परसेप्शन बनाया गया या एक माहौल क्रिएट शाम से किया गया, वो जिरह करेंगी, दरअसल उन्होंने कोई ऑन रिकॉर्ड, कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड पर कोई जिरह नहीं की है, उनको ना किसी तरह की इजाज़त दी गई थी कि वो जिरह करें, लेकिन चूंकि उन्होंने इंटरप्ट किया और बीच में बोला और चूंकि वो पिटिशनर इन पर्सन थी तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि आपने बड़े काबिल वकीलों को यहाँ पर रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो आपकी बात रख देंगे। तो आप मुझे लगता है जो परसेप्शन वाली बात है ना, ये पूरी लड़ाई परसेप्शन की थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और नहीं, उनको एक चीज पता है कि SIR एक ऐसा मसला है क्योंकि उनका जो राज्य है वो वहाँ पे माने खुद उनकी सरकार है। तो जैसे बीजेपी की सरकार होती तो आप बोल सकते थे कि बीजेपी सरकार वहाँ पर गड़बड़ कर रही है, भाई स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, उनको पता था। और इसीलिए SIR के दौरान हम लोग पिछली बार भी चर्चा की कि पूरे SIR को लागू करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली अपने लोग को लगाया। वहाँ पे SIR पूरे लागू हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन वो कम से कम ये मैसेज देना चाहती थी कि वहाँ की जनता की लड़ाई के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और मुझे लगता है वो परसेप्शन में वो मैसेजिंग ये तो 50-100 लोग की फौज लेकर आई, ये जिंदा है, ये मर गए वोटर लिस्ट में, इनके नाम नहीं है, इनके नाम काट दिए गए कि ये मर चुके हैं। मुझे इसलिए लगता है सुमित जी कि जो देश के जो मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस में से यदि आप गिनेंगे तो ममता बनर्जी की लाइन बहुत आगे हो जाती है। और जो SIR का जो मुद्दा है वो बंगाल पुलिस बुला करके और दिल्ली में दंगल करना, उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि जो बंगाली अस्मिता की जो बात है कि बंगालियों के नाम काटे जा रहे हैं, SIR से जानबूझकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये नैरेटिव सेट किया। क्या आप मानते हैं कि वाकई बंगाली अस्मिता का मुद्दा उन्होंने यहाँ आके उठाया, दिखाया कि बंगालियों की खातिर मैं यहाँ पे आई हूँ, जिस तरह से बंग भवन में वो गई और सबसे मिली जो SIR प्रभावित परिवार है? बड़ी फ्रैंकली अपने साथ इतने सारे लोगों को लेके आना कलकत्ता से, बंगाल से, दिल्ली में, जिनका नाम या तो SIR की सूची में गलत तरीके से काट दिया गया या गलत तरीके से एंटर कर दिया गया। मृत भी थे, वो सब उनकी फैमिलीज को लेकर आना, उनके साथ परेड करना। वो जो आपने काले रंग की शॉल वाली बात की ना, तो जब वो इलेक्शन कमीशन मिलने गई उसके एक दिन पहले, तो वो सब काले रंग के कपड़े पहने हुए सारे लोग थे जी। और काले रंग की शॉल है या काले रंग का कोट पहने हुए या काले रंग है, बेसिकली वो प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका था। काला रंग प्रोटेस्ट का रंग होता है। अमूमन हम देखते हैं कि कई भी रैली ऐसी होती है, सेंसिटिव जगह होती है, तो काला रंग बैन कर दिया जाता है कि काले कपड़ों में नहीं आएंगे, काले कपड़ों में ताकि आप प्रोटेस्ट न दिखा सकें। पर उस दिन बड़े स्ट्रेटेजिकली उन्होंने स्मार्टली सबको काला कपड़ा पहनाया, पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन के बाहर गए, वहाँ से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन हुई, उस दिन भी सब काला कपड़ा पहनी हुई है तमाम महिलाएं जिनके साथ आई हैं।
बंगाली अस्मिता की बात करके ही वो चुनाव को जीत सकती हैं। बीजेपी के पास बंगाली अस्मिता वाला कार्ड नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। बीजेपी के पास नेता बहुत सारे हैं वहाँ पे, शुभेंदु अधिकारी हो गए, दिलीप घोष हो गए, जो बंगाली हैं मूलतः। लेकिन ममता बनर्जी जो कि 7 बार की मतलब सांसद रहीं, 4 बार मंत्री रहीं, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रही, चौथा बार ऐसे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रही हैं वो, तो ये सब वो कैसे कैपिटलाइज करेंगी? और वो उस वहाँ से सोचिए 1000-1500 किलोमीटर दूर आती है और उस टेरिटरी में आके चुनौती देती हैं बीजेपी को, जहाँ पे जो बीजेपी का इलाका है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस जो कि सीधे गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, वहाँ पे आके दिखाती है कि ये देखिए हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने बोला भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जितने हमले किए उस दिन ज्ञानेश गुप्ता पे, उतने उन्होंने अमित शाह जी का भी नाम लिया कि मैं अमित शाह जी की पुलिस मुझे हमारी पुलिस को हमको काम नहीं करने दे रही है, हमें इनसे चिंता है। जो गाड़ियों की फौज चल रही थी, 50, 60, 70 गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पे चले जा रही हैं, सब स्कॉर्पियोज में एक महिला बैठी और एक पुलिस वाला बैठा, एक महिला बैठी एक पुलिस वाला बैठा। ये अद्भुत था। 3 दिन तक दिल्ली एक तरीके से ममता बनर्जी को देखती रही। जो कोलकाता से जो विजुअल आए थे कि बंगाल पुलिस बसों में बैठ रही है, सब एयरपोर्ट आ रहे हैं, एयरपोर्ट से विजुअल है। अमित, ये जो ममता का यहाँ दिल्ली में आकर दंगल करना, सीधा सीधा दिल्ली पुलिस से टकराना, और बीजेपी में इसको लेकर के क्या रिएक्शंस हैं अभी तक? तो मतलब कि क्या माना जा रहा है कि इस कदम को, ममता के इस दंगल को, इसको किस तरह से बीजेपी देख रही है? देखिए 2 दिन से पार्लियामेंट में लगातार सीनियर लीडर्स से मुलाकात हो रही थी। उनका एक चीज़ तो है कि इस बार का चुनाव में अगर देखिए तो थोड़े से बैकफुट में जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ, या जो आपको संदेश खली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज हुआ, ये सब तमाम चीज़ों को लेकर और महिलाओं को लेकर कुछ हिंसा जो हुई है, उसको लेकर कहीं बैकफुट पे है वो। और इसीलिए शायद बीजेपी को लग रहा है कि ऑब्वियसली देखिए बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि जो 80,000 बूथ है उसमें सब जगह पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो नाराजगी है या जो गुस्सा है, उसका जो नैरेटिव एक जो बीजेपी सेट करना चाहती है कि एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वो महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ पे, तो उस बीजेपी को अभी भी लग रहा है कि, और ये उनके कार्यकर्ता या फिर जो उनके प्रभारी है उनसे बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, और इसीलिए इस लड़ाई को उनको पता है कि एसआईआर की लड़ाई में कोई वोट नहीं मिलना है। बिहार में सबने देख लिया कि एसआईआर की लड़ाई में वोट नहीं मिलता है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करना जरूरी था कि आपकी लड़ाई को लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इसलिए जिस दिन जो बंग भवन में हुआ, इसके बाद कल्याण बनर्जी समेत सब लोग को हम लोग ने देखा, ऊपर बैठे थे कि सब लोग पार्लियामेंट में पहुंचे और कल्याण बनर्जी अमित शाह के पास पहुंच गए और वहां पर नारा लगाने लगे, देख धिक्कार है, जवाब दो। और पीएम के सामने खड़े हो गए, उनको हाथ जोड़ के बात करने लगे कि आप देखिए क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हर लेवल पे, पार्लियामेंट के बाहर, सड़क पर, बंगाल में टीएमसी कोशिश कर रही है, और बीजेपी ये मान रही है कि कहीं ना कहीं एक चीज हम लोग डर है उसको। एक चीज हम लोग जो नोट करना चाहिए, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के बाहर पीसी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि उनका हश्र जगदीप धनखड़ जैसा होगा। उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, लेकिन अगर एक चीज़ हम बहुत ध्यान से देखें तो वो प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक करते हुए अभी भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां जो हैं राज्यों में भी, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधा अटैक करते हुए बसती हुई दिखाई देती है। उसका नुकसान देख चुकी है ना, उसका नुकसान कई पार्टियां देख और चुकी एक चीज़ और चीज़ भी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद बहुत लोगों की नज़र नहीं गई होगी, ममता बनर्जी जब परिवारों के साथ चुनाव आयोग के अंदर गई थी, बाकायदा ऐसे एक बड़े से हॉल में 6ठे माले पर जो है चेयर लगी थी, क्योंकि अमूमन इतनी बड़ी बैठकें होती नहीं इतनी बड़ी संख्या में, जहां 15 लोगों, अमूमन 4-5 लोग प्रतिनिधि आते हैं किसी भी राजनीतिक दल के। जब ममता बनर्जी और सबने अपनी बातें कह ली, तो उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 चुनाव आयुक्त ने जब अपनी बात रखना शुरू करी विनम्रता से, दीदी हैं, महिला हैं और उनका बड़ा सम्मान के साथ, ममता बनर्जी ने वहाँ पर भी अपनी पॉलिटिकल पोजिशनिंग को बनाए रखा। वो एक जवाब देते वो विरोध करती, वो आधा लाइन बोलते वो विरोध करती, उनको अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई और उसके बाद वो उठी, मेज पर हाथ पटका और बोली मैं जा रही हूँ। तो ममता बनर्जी ने वो तेवर जो है, जो दिखाई नहीं दे रहा था हमें अपनी नज़रों से, जो हम लोगों से सुन सकते थे, वो पोजीशनिंग वहाँ भी बनाए रखी। और इसको इस नज़र से भी देखते हैं कि उनके साथ वहाँ वो 12 प्रतिनिधि थे जो अब लौट कर जब जाएंगे मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर, तो वो बताएंगे कि ममता बनर्जी कैसे जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी हो गई, कैसे जो है बंदोपाध्याय और बनर्जी के नाम पर लोगों को नोटिस जा रहा है, कैसे जो है एक लड़की की शादी के बाद सरनेम चेंज हो रहा है, तो इसलिए कह रही हूं ना कि वो बहुत सारे मैसेज एक साथ दिए पॉलिटिशियन है। रंजिता, मैं आपके पास जिक्र किया अमित जी ने, कहा कि एसआईआर, क्योंकि बिहार में एसआईआर की पॉलिटिक्स फेल हो गई, ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर क्यों चल रही हैं? 2 फैक्टर इसके पीछे जो लोग कह रहे हैं, जो एमपीज से भी हमारी बात हुई, जो दिख रहा है वो ये कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी बिहार में, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी
हो सकता था। एसआईआर के अलावा विपक्षी पार्टी और मुद्दे उठा सकती थी, लेकिन राहुल गांधी एसआईआर को लेकर टिके रहे और फ्लॉप हो गई उनका पूरी योजना थी वो फ्लॉप नजर आई, क्योंकि उन्होंने ना तो महिला सुरक्षा की बात की, ना तो वहां के रोजगार की बात की, युवाओं पर लाठीचार्ज हो रही है ना वो मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया, तो कहा एसआईआर फेल हो गई। यहाँ उल्टा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो उन बातों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। एसआईआर के जरिए वो एक बार फिर एक फाइटर महिला के तौर पर दिख रही है, चाहे पश्चिम बंगाल में दिखे या फिर दिल्ली में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरफ बंगाल। बिल्कुल, कई बार कई लोगों ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं, लेकिन देखिए दोनों में कितना बड़ा अंतर है। अरविंद केजरीवाल पहले सत्ता पाते हैं, बाद में संघर्ष आता है। ममता बनर्जी पहले संघर्ष करती है, फिर वो सत्ता को पा रही है, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ममता जब अपोजिशन के तौर पर, जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आई थी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर कम और अपोजिशन नेता के तौर पर ज्यादा थी। तो ममता में एक अच्छी क्वालिटी अगर आप इसको देखें तो अपोजिशन के तौर पर जब जिस समय खड़ा होती है विरोध करने के मोड में, तो उससे अच्छी नेता आपको नहीं मिलेगी। वो उनकी ये क्वालिटी है, वो इस तरह से विरोध करती है कि आपको लगता है, आपको लगेगा नहीं कि वो मुख्यमंत्री है। इंडिया मुख्यमंत्री है, वही प्रोटेस्ट कर रहा है। साथ में पुलिस मदद करती है, पूरे सड़क पर चली जा रही है, और इन 13 सालों में 13,000 बार देखा। ऐसे अरे राजीव कुमार पर रेड हुआ सीबीआई का, आप बैठ के प्रोटेस्ट करने, और अब सरकार एक सीएम बैठ गया प्रोटेस्ट करने। तो ये ममता बनर्जी डाइवर्ट करने में बहुत है कि जो उनके खिलाफ जा रहा है उसको कैसे जाएगा। ऑब्वियसली उनके खिलाफ, हालांकि उनके खिलाफ भी गया कि आप किसी पे कार्रवाई पे गए या आईपैक वाले पे गए, लेकिन उसको भी आप कैसे मोड़ते हैं वो मुझे लगता है कि कैसे पॉलिटिकल ट्विस्ट दे रहे हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। इंडिया अलायंस को लेकर के मैं इंडिया अलायंस की बात आई है रंजीता, पहले मुझे ये बताइए कि ये जो ममता बनर्जी 3 दिन दिल्ली में रही, इतना सब कुछ हो गया, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सब हो गया, कांग्रेस क्यों नहीं साथ खड़ी नजर आ रही? क्यों नहीं वो सोनिया गांधी से मिलने पहुंची, राहुल गांधी से मिलने? ममता बनर्जी को अभी फिलहाल गठबंधन की जरूरत नहीं है। राज्य की राजनीति अलग होती है, केंद्र की राजनीति अलग होती है। ये क्लैरिटी ममता बनर्जी जब यहाँ आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि वाम पार्टी के साथ तो गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने साफ कहा कि अकेले हमेशा चुनाव लड़ी हूँ, इस बार भी अकेले लड़ूंगी। उनको भी ये पता है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट बटेगा तो ममता को फायदा होगा। वो सिर्फ बीजेपी को चला जाए ये उन्हें भी मंजूर नहीं है, और इस बात को बखूबी समझती है। नहीं, अखिलेश यादव बार-बार कह रहे हैं, अखिलेश यादव बार-बार उनके साथ खड़े हो रहे हैं। कल भी डिम्पल यादव खड़ा हो रहे हैं, वहां पे कुछ स्टेट नहीं है ना, और उनको साथ प्रतिभा। वैसे भी अमूमन जब गठबंधन की बात होती है ना, गठबंधन की पैरवी कौन करता है? जो चैलेंजर होता है, जो नंबर 2 नंबर 3 पे होता है, वो नंबर 1 को चैलेंज करने के लिए नीचे की फोर्सेस को जोड़ता है कि उसको लगता है कि नंबर 1 से हम लड़ नहीं सकते। तो अमूमन गठबंधन की जो बात आती है वो नंबर 2, 3, 4 की पार्टियों से आती है, रादर देन नंबर 1 पार्टी से। 1 पार्टी मजबूती के साथ लड़ती है, और ये हर जगह होता है, हमेशा से यही गठबंधन की फिलॉसफी है, थ्योरी है, आइडिया भी यही है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना है ममता बनर्जी को। 3 दिन के जरिए उसने 2 तरह का मैसेज दिया। एक तो बंगाल जो बंगाल दिया, उनका मैसेज बड़ा क्लियर था पूरे जो इंडिया अलायंस को, कि बॉस फ्यूचर का जो लीडरशिप है किस तरीके से आपको एसआईआर के मसले या किसी मसले पे जिस लेवल पे वो लेके चली गई ना, उस लेवल पे किसी ने सोचा नहीं, ना राहुल गांधी ना। इसलिए कल देखिए, कल पार्लियामेंट के भीतर से अखिलेश ने बोला कि नहीं मैं उनके साथ खड़ा हूं, तो वो अपने आप को अपोजिशन के लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश कर दी कि वो फेस वही है। फ्यूचर में अगर ये चुनाव जीतती है तो 29 के चुनाव में चर्चा तो हुई थी, चर्चा तो हुई भी थी एक बार कि ये लीडरशिप ममता बनर्जी को दी जाए, शायद जो वो चाहती है, और यही मैसेज था उसका, यही मैसेज। देखिए कोई मतलब नहीं, ये जो मसले को दिल्ली लाकर जिस लेवल पे लेकर गई हैं, वो बहुत अच्छे से तमाम नेताओं को देना चाह रही थी कि आप लोग उस लड़ाई को लड़ना नहीं चाह रहे हैं जिसको मैं लड़ रही हूँ। नहीं, ममता बनर्जी से ये पूछा भी गया ऑफ रिकॉर्ड, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी, वहां मौजूद थी मैं, उनसे पूछा गया, 2 चीजें पूछी गई। एक तो ये कि आप दिल्ली बहुत दिन बाद आई हैं, 2 साल बाद दिल्ली आई है, क्यों दिल्ली नहीं आती है, और अगर दिल्ली आई तो आज पार्लियामेंट क्यों नहीं आई? आपको पार्लियामेंट आने की बात कही जा रही थी। बोली अब मैं पार्लियामेंट नहीं आना चाहती, मुझे अब नया पार्लियामेंट समझ नहीं आता है। सेंट्रल हॉल पहले हुआ करता था, लंबे टाइम तक हम लोग बैठते थे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से हम मिलते थे। दूसरा उनसे पूछा गया कि आप इतने टाइम बाद दिल्ली क्यों आई है, वजन कम कर लिया आपने? तो कह रही है मैं 40,000 स्टेप रोज चलती हूँ। पूछा गया इतना क्यों चलती है? तो एक फिट अपने आप को बताने के लिए, हाँ ये फास्ट जो चलती है, ये सवाल भी पूछा गया चप्पल पहन के जिस तेजी से वो चलती है। वो कदम गिनती भी है। अगर आपको ईडी की रेड याद हो, तो जब वो हाथ में एक स्मार्टफोन, हाथ में फाइल लेकर खड़ी और कहती हैं कि टीएमसी से जुड़ी फाइल है, तो उनके हाथ में वो स्मार्ट वॉच भी नजर आता है, क्योंकि ममता बनर्जी का बहुत सादा जीवन है, वही साड़ी वही चप्पल, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ में स्मार्ट वॉच बताता है कि अब बढ़ती उम्र के साथ
और राजनीति ढले ना तो उस अपनी उम्र को भी रोक रही हैं और राजनीति को भी जमा रखने की कोशिश कर रही वो हैं। कह और रही है नहीं, कि बॉस, अगर भविष्य की राजनीति करना तो अपने को बिल्कुल। एस्टैब्लिश और करने के लिए आपको फिट भी रहना पड़ेगा। नहीं, वो कह भी रही बल्कि- थी मैं क्यों तेज चलती हूँ, इसके पीछे भी कारण बता रही थी। बोल रही थी कि मैं सड़क पे ज्यादा चलती हूँ, मैं लोगों से बहुत मिलती हूँ, अक्सर सड़क क्योंकि- पर उतर जाती क्योंकि हैं उनको वो। ऐसा लगता है कि इस बार अगर चुनाव 2 फेज में अगर चुनाव आयोग ने कर दिया तो भाई इतनी विधानसभा को कैसे कवर करेंगे। तो उनका कहना है कि भाई मुझे कम से कम एज अ मुख्यमंत्री कम से कम मुझे ज्यादा से ज्यादा विधानसभाएं तो मुझे कवर करनी पड़ेगी। 150-200 विधानसभा TMC का तो मैं सबसे कवर बड़ा करूंगी। चेहरा है हाँ, वो। तो वो कह रही कि मैं इसलिए तेज जाती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकूं और जल्द और ज्यादा लोग ना आ जाए, इसलिए मैं भागती भी हूँ। नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि इसलिए भी तेज भाग रही है कि उनको लग रहा है कि आखिरी बार भागने का मौका है, कि इसलिए जितनी भाग सकती है भाग लो, क्योंकि मतलब बीजेपी के तमाम नेताओं को लग रहा है कि वो जो परसेप्शन बन रहा है या जो उनके खिलाफ है वो इस बार काम आ जाएगा। और वैसे दूसरी बात, बीजेपी जो का दो एक भी फेज- नेता वैसा नहीं दो चल फेज- सकता है। नहीं, चल ही नहीं सकता है वो तो। बीजेपी का एक भी नेता कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक उस स्पीड में चल ही नहीं सकता है जो ममता दीदी ने पकड़ी हुई है। महिला इस बार- सांसद जितनी टीएमसी की है, कल संसद में जब तमाम चीजें आप लोग देख रहे थे, वो आई हुई थी टीएमसी की सभी महिला सांसद। तो ऐसे ही किसी कैमरा पर्सन ने बोला नारी शक्ति। अच्छा देखिए, टीएमसी के सांसद लोग हमेशा आपको दिखेंगे नेता जो एग्रेसिव aggressive, वन लाइनर हाँ, जवाब देंगे हाँ। आपको। पलट करके देखिए इधर, मैं सांसद का एक नाम साथ भूल रही रहते हूँ। हैं, अक्सर वो एक साथ रहते हैं उन्होंने वो, कहा हाँ। कि दीदी की शक्ति, महिला शक्ति से पहले हम दीदी की शक्ति है। आप दीदी की शक्ति बताओ। दीदी अभी बहुत दिल्ली में aggressive ज्यादा है। एनर्जी मिल रही है पूरी हमें। टीएमसी बहुत तो अग्रेसिव ये- है। एक बात जो अभी अमित बोल रहे थे ना कि ममता बनर्जी अपने आप को इंडिया अलायंस की लीडर के तौर पे स्थापित कर रही है कि भाई मैं ही नेता हो सकती हूँ। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत अमित जो है ना कि टीएमसी को बाहर निकलना पड़ेगा बंगाल से। केवल अगर आप बंगाल की उन 48-42 कितनी लोकसभा सीटें बंगाल में, उसके भरोसे आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। आपको एक बार उन्होंने कोशिश की भी थी, आपको याद होगा दिल्ली में आके रामलीला मैदान पे उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट बहुत किया, बड़ी रैली पिछले की। चुनाव के पहले हाँ। रैली करने की कोशिश की, रैली फ्लॉप हो गई। आप जब तक आप हिंदी नहीं बोलेंगे, याद है हिंदी गोवा audience गोवा से- चुनाव लड़ने वजह चली गई यही थी। है क्योंकि वो माना जाता है कि सिर्फ बंगालियों की पार्टी है। फिर गोवा तो चली वो- गई थी लड़ने के लिए हाँ, चुनाव तो कुछ। वो जबकि बंगालियों के हिंदुस्तान लिए भी में तो- प्रतिभा, यू वोंट बिलीव, कम से कम नॉर्थ इंडिया की मैं गारंटी ले सकता हूँ, हर बड़े शहर में एक बंगाली टोला है। बिल्कुल एक बड़े शहर में बंगाली कॉलोनी होती है। आप कहीं का नाम काली बड़ी लीजिए, मंदिर दिल्ली में होती सीआर है। पार्क, दिल्ली में दुर्गा पूजा कितनी बड़ी होती है, इलाहाबाद देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, इंदौर देख लीजिए, मैं जहाँ जिन शहरों में दरअसल घुमा हूं, ऐसी क्षेत्रीय तो पार्टियां कम से कम चाहती वहां हैं, तो जाएं, वहां से तो नेता खड़ा करें। इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि सब जगह पैर पसारने से बेहतर है कि जो अपना मूल जो राज्य है, जो मूल कैडर है, वहीं पर बने रहो। नहीं, और जैसा तो वहाँ बनी रहेंगी तो पावर वही है। शिफ्टिंग जो है वो अगर हम देखें कि 2014 का मजबूत बीजेपी, 2019 की मौजूद बीजेपी, फिर कमजोर होती हुई बीजेपी और फिर एनडीए का कुनबा। तो ये जो पावर शिफ्ट हो रहा है, अगर आप ग्राफ पे भी देखें, उसको समझें, तो जो कमजोर विपक्ष था वो अब धीमे धीमे एक हो रहा है। बीजेपी से कोई एक पार्टी एक साथ बहुत बड़ी होकर नहीं लड़ सकती। वहां भी संगठन चाहिए और वहां भी एक पूरा एक अलायंस बना के ही लड़ सकते हैं। तो ये बात तय है कि एकदम से आप ना नरेंद्र मोदी को, ना अभी बीजेपी और बाकी जो उनकी संगठन की शक्ति है, आप उन्हें एक बार में चुनौती नहीं दे सकते। और ये बात सत्य है, और यही वजह है कि ज़्यादातर राजनीतिक दल बहुत सोच समझ के अपना पैर निकाल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले वो अपना गढ़ बचा लें, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद लाने की स्थिति में हो, तभी वो शायद मिलकर एक बार अगर हरा लें तो शायद उनका सपना उसके बाद पूरा हो। 24 भी मुझे लगता है 24 से पहले भी कोशिश की गई। यहाँ पे आपको याद होगा नीतीश कुमार का बाहर निकलना ही एक बड़ी वजह रह रही। अगर उस समय जिस मीटिंग में वहां पर हुई थी, उस मीटिंग में मैं वहां पे पटना में था, वहां पे लगभग सब कुछ तय हो चुका था, कन्वीनर चुना जाना था, उसका अनाउंसमेंट होना था। लास्ट मिनट में खड़गे और राहुल गांधी में क्या बात हुई, हुआ कि नहीं अगली बार हम बेंगलोर में मिलेंगे और इसके बाद फिर तय होगा, तो ये करके रुक गया। और मुझे लगता है उस समय जो चेहरा था सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर वो नीतीश कुमार थे। अगर आप नीतीश कुमार को आगे बढ़ाए होते तो शायद उस समय कुछ और होता, लेकिन नीतीश कुमार को उस समय धक्का लगा और इसके बाद चीजें बदली। और आप देखिए तो मुझे लगता है यहाँ पर जो कांग्रेस का जो रवैया है राहुल गांधी का, इस पूरे अलायंस को जोड़ने में कहीं ना कहीं जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए, क्योंकि आप अगर बड़े भाई की भूमिका में हो तो वो निभाने में असफल रहे। और इसीलिए आप देखिएगा हर चुनाव में जाते आते फिर लास्ट में गड़बड़ होता है। आपकी बात से मैं आधा सहमत हूँ और आधा असहमत हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के पास जो एक बिग ब्रदरली जो एटीट्यूड उसका है ना, ये बहुत डैमेज करता है उसको। कांग्रेस को बहुत अकोमोडेटिव होना चाहिए अपनी सहयोगी पार्टियों को लेकर, जो अमूमन नहीं दिखाई देता है। वो उनके अंदर वो रुतबा, वो अभी भी कि हम सबसे बड़े हैं, वो उनका बहुत डैमेज करता है। लेकिन दूसरी बात ये, एक अच्छी चीज़ भी हुई, संसद का जो बजट सत्र चल रहा है, जो पूरा डेडलॉक चला, इसमें राहुल गांधी का जब भाषण पूरा नहीं हुआ, पूरे विपक्ष ने कहा कि हम भाषण नहीं देंगे। अखिलेश यादव का नाम पुकारा गया, चेयरमैन अखिलेश ने कहा कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा, और पूरा विपक्ष एक लामबंद खड़ा हो गया और कांग्रेस पार्टी के पीछे कि विपक्ष के नेता को बोल रहे हैं तो तब हम बोलेंगे। इनफैक्ट आज अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो अभी बगैर चर्चा के ही धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से पास भी हो गया।
तो ये मतलब जहां पर पार्लियामेंट्री पार्टी आएगी वहां पर सब लोग एक हो जाते हैं। मतलब इस पहले भी दिखा है, ये पार्लियामेंट के लेकिन भीतर जब ये चीजें- रीजनल ताकतें आएंगी तो कांग्रेस के अंदर वो एटीट्यूड नहीं दिखता कि रीजनल अब आप ताकतों को यूपी मदद में बस जाएंगे, यहीं पर मैं एक बिहार में सवाल- जाएंगे, सब जगह नुकसान हो रहा है। बिहार में ज्यादा सीट लेने के चक्कर में अगर आप कम सीट लेके उसको अगर आगे बढ़ते हैं, हरियाणा तो फायदा होता है। हरियाणा आम आदमी तो पार्टी एक के साथ सवाल टक्कर में नुकसान एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि आपको लगता है कि यदि जब बंगाल चुनाव ममता जीत जाती हैं चौथी बार, तो क्या अब कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि ये लीडरशिप, जैसा आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार को नहीं दिया तो नीतीश कुमार छिटक गए, तो क्या ममता बनर्जी को लीडरशिप की कमान सौंपने की, जो इंडिया अलायंस का जो की कमान जो है, क्या आपको लगता है कि उनके हाथ में दी जानी देखिए चाहिए? अगर पहले तो आपने अगर बोला, फिर बोला आपने ममता बनर्जी जीत जाए, तो दो कंडीशन नहीं, अगर तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव अभी हुए नहीं है। बोल रहा हूँ कि इसमें एक अगर तीसरा है जो आपके सवाल में नहीं है, और वो तीसरा है कि क्या कांग्रेस अपना रवैया बदलेगी मैं वही कह रही हूँ कि ममता बनर्जी को लेके। कि सबक लेने की जरूरत है क्या कांग्रेस को? कांग्रेस अपना रवैया अगर बदल ले, स्टालिन को लेके, ममता बनर्जी को लेके, अखिलेश यादव को लेके, लालू यादव को लेके, तो कब से चीजें बदल जाती हैं। अगर वो जो पटना की जिसकी इंडिया मीटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें क्या था, नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाना था। PM थोड़ी बना रहे थे वहाँ पे, सिर्फ कन्वीनर अनाउंस करना था इंडिया अलायंस का। उसके 1 साल के बाद बिहार का चुनाव था, 1.5 साल के बाद, इतना वक्त था, आपने वो भी नहीं किया। ममता बनर्जी ये पहली वो नेता है जो नीतीश कुमार के लिए समर्थन करती हुई नजर आई। वो केजरीवाल को साथ लेकर आई, वो अखिलेश यादव को साथ लेकर आई, जिसकी बिल्कुल संभावना नहीं थी। बीजेडी से जाकर के बात करने गए नीतीश कुमार। तो ये तमाम जो वर्किंग की जा रही थी वो इसीलिए की जा रही थी कि इस कुनबे को और मजबूत किया जाए, और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी या सबसे बड़ा चेहरा जो था वो नीतीश कुमार थे और ममता बनर्जी थी, वो लगातार सपोर्ट करती हुई नजर आई। हाँ, ये बिल्कुल माना जाए कि उस समय जो सबसे बड़ी गलती की वो सबसे बड़ी पार्टी ने की, कांग्रेस पार्टी ने की, और ये दिखता है कांग्रेस के अंदर कम्युनिकेशन आज भी कांग्रेस में ना के बराबर है। हम कह सकते हैं कि अहमद पटेल के जाने के बाद लीडरशिप और कांग्रेस के नेताओं में जो ब्रिज का काम जो करते थे अहमद पटेल, वो आज भी वो खाई लगातार बढ़ती जा रही है। नेताओं को लीडरशिप से मिलने का समय नहीं मिल पाता है। कई बार नेता कहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से हमें समय चाहिए, लेकिन वो मुलाकात उनसे नहीं हो पाती। तो ये तो एक दिक्कत कांग्रेस के अंदर है, जिसको ना चाह करके कांग्रेस कितना भी कह दे कि वो कर रही है, लेकिन एक और चीज हुई थी उस समय जब सब लोग एक साथ हो गए कि नीतीश को बना दिया जाए। उस समय कांग्रेस किसके साथ चलेगी? लालू के साथ। वो लालू उस समय ये शर्त रखना चाह रहे थे कि जब कन्वीनर बनाएंगे आप पद छोड़िए, बेटा को बना दीजिए। बट क्या होता है कि आप जब मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश घूमते हैं तो उसका एक अलग ऑरा होता है। वहीं पर आकर बात फंस गई, और उस समय कांग्रेस, उस समय लालू और आपको याद है कि राहुल गांधी में कुछ ज्यादा ही रिश्ते थे, मटन बनवा रहे थे। उस मटन में छौंका ज्यादा पड़ गया और ऐसा पड़ा मटन भी जल गया और सब लोग इधर बैठे। लेकिन अगर दिल्ली में जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी होटल में, शुका होटल में शायद, तो हमें याद है कि जब मीटिंग संभवतः 5 बजे के आसपास की समय रहा होगा, डिनर से पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अचानक से एक खबर चलने लगी और पश्चिम बंगाल के रिपोर्टर्स, टीएमसी के रिपोर्टर्स ये खबर चलाने लगे कि ममता बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया गया। तो मीटिंग में ये जरूर हुआ था कि टीएमसी के लोग चाहते थे कि ममता बनर्जी या लीड करें या वो कन्वीनर बने, लेकिन इस बात को लेकर सहमति नहीं बनी गई थी। लेकिन मीडिया में ये चलाने की कोशिश की गई कि ममता बनर्जी का नाम भी चल रहा है। तो ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं ऐसा नहीं है कि वो कम है, वो पूरी हैं, लेकिन ममता बनर्जी के नाम को लेकर सहमति इसलिए नहीं होती क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व तलाश रही है। भले ही उसके पास अब उस तरीके के बूथ लेवल पर कार्यकर्ता ना बचे हों, लेकिन वो अस्तित्व तलाशती है। और उस वक्त अधीर रंजन चौधरी एक ऐसा चेहरा हुआ करते थे, कांग्रेस के कुछ नेता हुआ करते थे, जिसको लेकर असमंजस रहता था कि हम आमना सामना लड़ाई करें या फिर हम लालू के साथ जैसे बिहार में चलते हैं वैसे चले। वो सारी चीज़ें जो बने। दूसरा ये कि ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है और जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। राहुल गांधी जिन विषयों को लेकर चलते हैं वो पैन इंडिया होता है। ममता बनर्जी अभी भी उसमें कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में ही फंसी। और आप देखिए तो उन्होंने जो कुछ किया, चाहे वो चुनाव आयोग में किया, जो कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया, वो बार बार पश्चिम बंगाल की अस्मिता, पश्चिम बंगाल के सरनेम, पश्चिम बंगाल की बहू, बेटी, आदिवासी, इन सब के ही इर्द गिर्द जो है उनकी बातें घिरे रही। तो उनका फोकस बहुत क्लियर है, क्योंकि चुनाव है, फोकस क्लियर है। जीतेगी तभी भविष्य में होगा ना, भविष्य बनेगा। लेकिन क्या ममता बनर्जी वहां से वाकई में बाहर निकलना चाहती हैं या मौजूदा परिस्थितियों में वो एक विपक्ष के बहुत बड़े नेता के तौर पर ही अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लेना चाहती हैं? ये एक अलग विषय है, क्योंकि लीड करना होती है। देखिए महत्वाकांक्षा सबकी होती है, मुझे पैन इंडिया लेवल पर लीड करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि बंगाल से बाहर
मुझे लगता है निकालना अलायंस अलायंस कोई मजबूत कैसे होता है? जैसे एनडीए देखिए, एनडीए में क्या है, बीजेपी बहुत मजबूत है, तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है ना, एक बड़े उसके साथ सब कुछ जुड़ते हैं, और इसलिए आप देखिए उस तरह की खबरें नहीं आती। बिहार में थोड़ी बहुत आएगी कि चिराग ने ऐसा बोल दिया, बट वो पॉलिटिकली होना चाहिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी अपनी भी एक लाइफ है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो वो बयानबाजी होगी, बट इस तरह से कभी नहीं हुआ। वहाँ क्या है कि जो कांग्रेस को जिस तरह की भूमिका होनी चाहिए थी, वो ना मजबूत है ना उस भूमिका में है, तो दोनों जगह में आप इसको ऐसे समझिए, एक पेड़ है जो हरा भरा है, जिसमें खूब सारे पत्ते लगे, खूब सारे फल लगे, तो उसमें तमाम तरह की चिड़ियाँ आके बैठ जाती हैं, चू चू चाचा करती रहती है, खेल। एक पेड़ है जो सूखा हुआ है, जो बिल्कुल इसके अंदर डालियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन पत्ते नहीं है, ना फल नहीं है, बैठने वाला भी तो कोई कौन नहीं जो है। बैठता है कि वो झड़ के गिर बहुत जाता है सही नीचे। बात तो कांग्रेस सूखा हुआ है, बीजेपी भरी हुई है। और बीजेपी तो बट वृक्ष है, और सब ट्रेटर बनते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ चूंकि चर्चा हो रही है वो सेल्फ गोल किया, ममता को लेकर चर्चा हो रही है। पार्टी छोड़ने को आप ट्रेटर कैसे बोल सकते हैं भाई? अगर आप ट्रेटर ही बोलेंगे तो आपने कितने सारे ट्रेटरों को अपनी पार्टी में ले रखा है। राहुल गांधी का इसी एटीट्यूड की वजह से तो प्रॉब्लम है कि हर जगह आप कन्फ्रंट करने की पोजीशन में, आप बिट्टू को बोलने की जरूरत क्या है? उसके फादर भी तो जैसे आपके परिवार में हुआ, आपके उसके फादर की भी वही डेथ हुई, आतंकी हमले में हुई। राहुल गांधी के आप कुछ इस तरह दाव से ऐसे उल्टे पड़ जाते हैं अक्सर उनके सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं ना, दिक्कत ये सारे है। दाव उल्टे पड़ जाते हैं। वही मैं पूछ रही थी रंजिता से कि उनके सलाह, उनके जो मुख्य सलाहकर्ता कौन है? तो रंजिता को बता लेते ज्यादा अच्छा सलाह दे दे। हाँ, वो संसद में कहा ना, चेयर ने कहा कि यहाँ वकील की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार बोला जा रहा था, लीडर ऑफ अपोजिशन को जवाब दे रहे थे केसी वेणुगोपाल, और ताली तो बोल बजा रहे रहे थे। और वो अचानक से उनको ऐसे लगा कि वो इंदिरा भवन में है, दे ताली। संसद की अपना एक कोरम होता है संसद के अंदर। यार हाँ, वो तो मानिक तो बोलते हैं, एक सांसद लेकिन रंजिता मानिकम एक चीज बताओ, टैगोर, पूरे अब भी कांग्रेस के सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, पता है आपको क्या? कि किसी तरह से कांग्रेस केरल में चुनाव जीते और वेणुगोपाल जी को सीएम बना दिया जाए, ताकि पार्टी बच जाए कम से कम। पता नहीं क्यों वहां पे जिस कांग्रेस वाले से बोले कि हम लोग तो एक ही चाहते हैं, वो अलग विषय है। नहीं, वो बात तो बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं, कि उनका काम है कांग्रेस खत्म करना। अभी आपने केरल कहा की ना, बात की, महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती, या महत्वाकांक्षा बनी रहनी चाहिए। महत्वाकांक्षा ही है जो शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल को कंधा जोड़कर चलने को मजबूर नहीं, मैं कर वही रही पूछ है। रही थी, ये शशि थरूर का पैचअप हो गया कुछ? आपने ही तो हाँ, तो लेट्स डिकोड में बताया था हमें। ऐसा अभी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस को भी जरूरत है कि केरल में कोई डैमेज ना करे। फायदा अगर शशि थरूर नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई डैमेज ना करे, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस को उम्मीद है तो केरल से है। उन्हें लग रहा है कि यहाँ हमारी सरकार बन सकती है। शशि थरूर को बुलाया गया, बैठाया गया, राहुल गांधी के साथ एक लंबी बैठक संसद के अंदर हुई। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि राहुल गांधी भी रहेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे, दोनों के साथ मुझे बैठ करके बात करनी है। और उस दिन केसरिया रंग के कपड़े वो पहन कर आ गए, तो उनके कपड़े पे भी 10 मिनट चर्चा हुई कि ये क्या कलर है, तो वो बता रहे कि नहीं, दिस इज द सिस्टर कलर ऑफ रेड। वो बता नहीं रही है केसरिया कलर, दिस इज द सिस्टर कलर ऑफ रेड। और खूब देर तक चर्चा हुई, बाहर निकलकर। उनको बुलाया गया था या वो मिलना चाहते नहीं, थे? उनको बुलाया गया था, उनको बकायदा अपॉइंटमेंट दी गई थी। एक हफ्ता पहले केरल के लोगों के साथ बैठक हुई थी जिसमें शशि थरूर नहीं आए थे। हाँ, वो काफी वो उस दिन लग गया था कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, ये उन्होंने ट्वीट भी किया था। और एक उसी दिन लिटरेचर समझ में आ गया था फेस्टिवल में नाराजगी चल रही है और उनको मगर नहीं मनाएगा तो डैमेज हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एकमात्र इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं इस महीने अनाउंस हो जाएंगे, उसमें केरल ही कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत प्रोस्पेक्ट है। हालांकि शशि थरूर पे बहुत भरोसा ना किया जाए, क्योंकि पिछली बार भी damage राहुल कर गांधी सकते नहीं, पिछली बार राहुल गांधी से मिलने के बाद सब कुछ ठीक बोलने के बाद आर्टिकल लिख दिया था उन्होंने। तो अभी भी कांग्रेस तो इंतजार लिखना करेगी पढ़ना, कहीं देखो, आर्टिकल वो लिख वो ना दे अच्छे फिर। लेखक हैं। होने वाले मामले में उन्होंने राहुल गांधी का हाँ, साथ अभी तो समर्थन कर राहुल शशि थरूर गांधी बहुत के अच्छे लेखक इंटरव्यू में हैं। अब शशि थरूर बगल में खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा बदलाव दिख रहा है शशि अभी थरूर के फिलहाल। बेटे की नौकरी चली गई भाई, वाशिंगटन पोस्ट में 300 लोगों को निकाला, 300 लोगों को निकाला, 300 लोगों को। उसमें की ईशान भी है जो उनके लिए रेगुलर कॉलम लिखते थे, उन्होंने खुद कल ट्वीट करके बताया अखबारों में नौकरियां जा रही हैं। वो भी जहाँ से वाशिंगटन भारत की पोस्ट, बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जहाँ मीडिया की बहुत वैल्यू है, लोग वहां पर लोग निकाले। जबकि लेकिन ईशान यहाँ एक छोटी काफी- सी चर्चा, चूंकि ममता जबकि बनर्जी, ईशान काफी- वापस ममता पे हाँ चूंकि ममता, थरूर मैं ममता से बनर्जी, लेके- नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बात क्योंकि ये है ममता, क्योंकि केरल में भी इलेक्शन है ना, और बात ये है कि कोई चर्चा राहुल गांधी के बिना हमारी उस पे पूरी बात नहीं करें, होती। लेकिन दूसरा होता है ना, राहुल गांधी में बात करें। लेकिन मैं आप लोग से गुजारिश करूं, चूंकि ममता केंद्र में है, तो 2 अगर आप स्थानीय छत्रप देखें जो अपनी व्यक्तिगत छवि पर बहुत रहे,
नवोदित राजनेता रहे अरविंद केजरीवाल, जो अभी कहीं नहीं है, पार्टी के अपने लीडर है आम आदमी पार्टी के, और ममता बनर्जी, इन दोनों को की अपनी व्यक्तिगत साफ सुथरी छवि को लेकर बहुत चर्चा होती रही है। कल मैं जब सुप्रीम कोर्ट में था तो बहुत सारे वकील जो हैं ममता बनर्जी के साथ मिलने के लिए खड़े थे। एक वकील साहब तो अपनी लिखी हुई किताब देने के लिए ममता बनर्जी के लिए बहुत देर से लाइन में धक्के खा रहे थे, और उसके बाद दी और ममता ने बाकायदा उतर के गाड़ी ली। लेकिन वहीं पर मुझे एक पत्रकार से, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं बहुत प्रोमिनेंटली, मैंने उनसे पूछा कि ममता बनर्जी आपके लिए क्या, इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं नौकरियों में, इसमें उसमें, कोल स्कैम, ये सब। बोले सब ठीक है, लेकिन अभी भी हर बंगाली यही मानता है कि ममता बनर्जी ने अपने लिए आज तक कुछ भी नहीं किया और इसलिए वो डरती नहीं है। तो मैंने कहा अभिषेक बनर्जी को लेकर बहुत चर्चा होती। बोले नहीं, वो वेल एजुकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है कुछ, ये सच्चाई है और ये बंगाली हम ऐसा मानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में वो मिथक कहीं टूटा शायद नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की छवि ही आम आदमी पार्टी थी और वही उनकी दिल्ली की राजनीति का केंद्र थी। वो मिथक जो है वहां का टूटा, वो घर उनका। उसके बाद जो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया, अपनी किताब भी मेरी उसी पे है। अरविंद केजरीवाल के लिए जो सबसे डैमेजिंग रहा ना, वो सुनीता केजरीवाल का नाम आगे बढ़ाना। जब वो जेल चले गए तो सुनीता केजरीवाल को अनऑफिशियली उन्होंने पार्टी का सर्वा बना दिया। सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी, सुनीता केजरीवाल बगल में खाली चेयर के सामने संबोधित करने लगी। ये इंप्रेशन आ गया कि सुनीता केजरीवाल को पार्टी, हाँ, ऑफिशियली मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जो क्या नाम है उनके, जो गहलोत, कैलाश गहलोत, वो कैलाश गहलोत, वो इसी बात पे नाराज हुए भाई। वो एक वन ऑफ दी उन 6-7 लोगों में जो मिनिस्टर्स थे, उसमें सबसे काबिल इंसान के तौर पे, मतलब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के तौर पे उनको देखा जा रहा था। संसाधनों से हाँ, जब वो जेल में थे अरविंद, क्योंकि कैलाश गहलोत को जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक वही था। जब तक आप परिवार को आगे बढ़ाओगे ना इस देश में, अब इस देश की जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीति कर रहा है, परिवार के नाम पे अगर करेगा, परिवार के नाम पे बढ़ेगा या परिवार को आगे बढ़ाएगा, उसको कभी पब्लिक एक्सेप्ट। मुझे लगता है नीतीश कुमार बहुत सतर्क रहते हैं। निशांत के नाम को उन्होंने, हाँ, निशांत के नाम को ममता भी बहुत सतर्क रहती है, वो भी मैं बता सकता हूँ। निशांत के नाम को उन्होंने चुनाव तक बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। ममता भले अभिषेक बनर्जी के साथ दिखती हैं, क्योंकि दिल्ली में आती हैं तो वो अभिषेक बनर्जी के पास ही रुकती हैं, ये हमेशा से रहा। लेकिन ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के करीब होते हुए भी कैसे अभिषेक बनर्जी को पार्टी से दूर रखी हैं। चूंकि चुनाव आयोग में एक सिस्टम है, हमें अभी चूंकि हम एक दिन हम लोग बैठे थे मुख्य चुनाव आयोग के साथ, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या पता है कि अभिषेक बनर्जी जो है यहाँ पर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये एक अपने आप में हमें हैरान होने वाला था कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव चुनाव आयोग में नहीं है। वहाँ पर उनका नाम नहीं है कि उनका भेजा हुआ मेल जो है या उनका भेजा हुआ कम्युनिकेशन चुनाव आयोग जो है लेगा, गंभीर मतलब सीरियसली लेगा। क्योंकि ये एक सिस्टम बनाया गया है कि हर राजनीतिक दल में 2 या 3 लोग होंगे जो चुनाव आयोग में मेल करेंगे और मिलने का समय मांगना, किसी भी तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन देना, मेमोरेंडम सौंपने की जिम्मेदारी 2-3 लोग को, और वो पार्टी का अध्यक्ष तय करता है। लेकिन टीएमसी में ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को नहीं चुना है उसके लिए, और लोगों को ये लगता था कि ऐसा होगा शायद, तो ममता बनर्जी ने भी वो दूरी बनाई रखी। 2025 में एक कैलेंडर जारी हुआ बंगाल में, जिसमें अभिषेक बनर्जी के थे, वो बटा। ममता बनर्जी ने सारे कैलेंडर वापस मंगवाए कि अभिषेक बनर्जी कैलेंडर नहीं बट सकता, कैलेंडर बटेगा तो सिर्फ ममता का बटेगा। तो अगर उनको बढ़ाना होता तो बाकी लोग तो अपने बच्चों का बना के, इसी में कहानी जोड़ता हूँ। परसों जब वो दिल्ली में थी, अभी 2-3 दिनों में, जब फर्स्ट डे उनका है, अगर आप उस रॉ फुटेज को देखें, मैं बाई चांस की बात है, मैं अपने कमरे में एजेंसी की फीड देखता रहता हूँ, तो फीड आ रही थी, ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं, जहाँ पे आई थिंक बंग भवन में रुकी, जहाँ भी रुकी थी, उनके घर, मुझे नहीं पता लोकेशन क्या थी, लेकिन वो उतरती हैं बाहर सामने बहुत सारे बैरिकेड लगे हुए हैं, पीछे अभिषेक भी आ रहे हैं, और वो कुछ मीडिया से बाइट करने की कोशिश करती है, दिल्ली की मीडिया से बात कर रही है कि मैं आ गई हूँ टाइप से, वो वेलकम टाइप का चीज़ थी। अभिषेक पीछे खड़े हो गए बिल्कुल आके, तो उनको लगा कि पीछे कोई खड़ा हुआ है, उन्होंने ऐसे मुड़ कर देखा अभिषेक की तरफ, और अभिषेक सकपका गए तुरंत कि मुझे क्या करना है। अभिषेक फ्रेम से बाहर, अभिषेक जाके मेरे बाद में अगले दिन किसी ट्वीट की फोटो में देखा किसी फोटोग्राफर की कि वो गाड़ी में बैठ गए थे जाके। चलिए, ये तो बहुत अभी दिलचस्प बातचीत हुई हमारी, और मुझे लग रहा है कि जो गौरव ने जिक्र किया अरविंद केजरीवाल का, मन तो था मेरा पूछूं कि कहाँ है आजकल, लेकिन फिर ये चर्चा, उन्होंने लंबी चौड़ी, वो तो ठीक बात है, लेकिन पंजाब में है ना, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। अब सरकार लेकिन है वहाँ है, हाँ, तो ये चर्चा फिर अब जो है ना, अब ये मैं नहीं चाहती कि अब केजरीवाल की चर्चा को मैं फिर बढ़ाऊं, क्योंकि वो दिल्ली, क्योंकि फिर हमें पंजाब जाएंगे ही, हम पंजाब में भी चुनाव है, तो अभी मैं फिलहाल दिल्ली में ही रहना चाहती हूँ। यदि आपका कोई सवाल है इन रिपोर्टर्स से, तो गौरव श्रीवास्तव, अमित कुमार,
सुमित जी हैं और रंजिता झा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा, मैं इनसे सवाल करने के लिए काम ही बैठी सवाल हूँ। पूछना है। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं जवाब देने के लिए नहीं हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, आज बहुत मज़ा आया। पता नहीं क्यों हम लोग ममता बनर्जी बात करते हैं और राहुल गांधी की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राहुल गांधी पता नहीं क्यों सुनते होंगे तो कहते होंगे अपोजिशन कि के डिस्कशन का छौंका है वो। हाँ, एक टिप्पणी कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों का नाम आप साथ ले रहे हैं। पार्लियामेंट में एक बीजेपी के बड़े नेता ने ये कहा कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी तो एक ही अलायंस में है, राहुल गांधी ममता बनर्जी से टिप्स क्यों नहीं ले लेते हैं, कैसे स्ट्रीट फाइटर बनना है, कौन से मुद्दे उठाने हैं। तो ये बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी के जो मुद्दे हैं वो बहुत मजबूत वाले मुद्दे बीजेपी होते नेता हैं। की जो सलाह है, यदि राहुल गांधी तक शायद रंजिता यदि पहुंचा दें ये कार्यक्रम हमारा, तो वो मानना चाहे तो उनकी सलाह मान सकते हैं। आज के लिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। सभी साथियों से इजाज़त लेने का समय आ गया है। सभी हमारे जो कैमरामैन साथी हैं उनका भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ उन सबको, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे के साथ, फिर किसी नेता पर बातचीत के साथ।